Good morning, all of you. We are going to continue the chapter Geographical Perspective on Selected Issues. And the topic which we were doing yesterday was urban waste disposal. Means जो भी हमारे शहर होते हैं, जो भी हमारे अर्बन एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो भी वेस्ट मटेरियल होता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड वेस्ट, तो उसका डिस्पोजल जो होता है, उसका जो निपटारा है, वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं लाइक चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, ये जो हमारे हैं सिटीज़, वहाँ पर तो तब भी जो वेस्ट है वो 90% डिस्पोज हो जाता है। बट जो हमारे छोटे मोटे शहर हैं, स्मॉल टाउन्स एंड सिटीज़ है, वहाँ का 40 to 50% जो वेस्ट है वो डिस्पोज नहीं हो पाता है। और आप जगह जगह आपने खुद भी कभी एक्सपीरियंस किया है कि जहाँ पे भी खाली जगह आपको दिखेगी, वहाँ पे आप देखोगे कि वहाँ पे पूरा ढम लगा हुआ है कचरे का। ठीक है, इसमें आपको बताया टॉयलेट सीट से लेके वहाँ पे फ्लॉपीज हैं, डिस्क हैं, ग्लास टूटा हुआ है, या फिर जो भी प्लास्टिक मटेरियल है, जो भी मतलब कबाड़ है, सब उस एरिया में पूरा एक माउंटेन फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाता है, जो कि देखने में भी बहुत खराब लगता है। प्लस दैट इज वेरी अनहाइजीनिक एंड इन्वायरमेंटल जो है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इट इज वेरी मतलब बहुत ही मतलब पैथेटिक लगता है देखने में। और जो लोग उसके पास रहते हैं, उनको आसपास जो कॉलोनीज होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बारिश हुई या हवा चली, विंड की वजह से वो मूव करके पूरा जो है इधर उधर फैल जाता है और उससे कई तरह की बीमारियां होती हैं। तो इसमें मैंने आपको बोला था कि जो हमारे अर्बन एरियाज हैं, वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक कंजेशन है, ओवर क्राउडिंग है, फैसिलिटीज नहीं होती, वहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा होती है और रिसोर्सेज क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं, पुअर सैनिटरी कंडीशंस होती हैं एंड गंदी स्मेल आती है वहाँ से। देन वहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। सॉलिड वेस्ट कौन कौन से होते हैं वो मैंने आपको बताया था, लाइक जो हमारे यूज्ड आर्टिकल्स होते हैं या जो ओल्ड आर्टिकल्स होते हैं, पुराना जो हमारा कचरा होता है जिसे हम उठा के डंप कर देते हैं, वो सब हमारे जो है सॉलिड वेस्ट होते हैं, जो जल्दी डिग्रेड नहीं होते, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। लाइक जो है पीसेज ऑफ मेटल्स, ग्लास वेयर टूटे हुए, प्लास्टिक कंटेनर्स, पॉलिथीन बैग्स, एशेज, फ्लॉपी, सीडीज, ये सब जो है जिन्हें हम डंप कर देते हैं और इनको हम रबिश कहते हैं। देन आपको मैंने बताया था इससे बहुत ही गंदी स्मेल आती है। इस पे रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे चूहे हुए घूमते रहते हैं, कीड़े मकोड़े, या फिर जो फ्लाइज होती हैं, मक्खियाँ, वो उस पे बैठ के इधर उधर घूमती रहती है घरों के आसपास, तो खाने पे बैठ सकती हैं। तो उससे क्या होता है कि बीमारियां हो सकती है, लाइक टाइफाइड है, डिप्थीरिया है, डायरिया है, मलेरिया एंड कॉलरा। देन कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये मैंने आपको बता दिया था, ये पूरा पेज मैंने आपको पढ़ा दिया था। नेक्स्ट था आपका these waste should be treated as resource and utilized for generating energy and compost. Untreated waste ferment slowly and release toxic biogas to the atmosphere including methane. तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी सॉलिड वेस्ट होता है वो हमें एज इट इज जो है लैंड पे नहीं फेंकना चाहिए, नहीं हमें उसे डंप करना चाहिए। हमें उसे किसी प्लांट में, जैसे ओखला प्लांट है, न्यू दिल्ली का बहुत बड़ा प्लांट है, तो उसमें जितना भी कचरा होता है उसको बाइफरकेट करते हैं। पहले तो देखो हर शहर में और हर घर में ये चीज़ होनी चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हमें जो ड्राई वेस्ट होता है उसे अलग करना चाहिए, जो वेट वेस्ट होता है, जैसे खाने पीने का जो वेस्ट होता है, उसको हमें अलग रखना चाहिए क्योंकि वो सड़ सकता है। लेकिन जो ड्राई वेस्ट होता है उसमें पॉलिथीन है, ये सब, तो वो जो है उसी में अगर आप मिक्स करके एक ही साथ फेंकोगे तो वो फिर इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि फिर वो मतलब मान लो आपने पॉलिथीन के साथ खाना उठा के फेंक दिया, गाय आई, उसने उसे कंज्यूम कर लिया, तो वो उसके पेट में चला जाता है, जो कि उसके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है ना, और वो सड़ता भी नहीं है। इसीलिए हमें जो ड्राई वेस्ट है उसको अलग से रखना चाहिए, वेट वेस्ट को अलग से, ताकि उनको हम अलग तरह से डिफरेंट तरीके से उसको ट्रीट कर सकें। और जो हमारा ड्राई वो गीला कचरा उसको हम लोग सड़ा कर उससे मैन्योर ये सब बना सकते हैं, कंपोस्ट बना सकते हैं, और जो हमारा ड्राई वेस्ट है उसको हम किसी और तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन हम दोनों को एक साथ मिला के, जैसे, लेकिन बहुत ही कम फॉलो होता है इंडिया में। जो हमारे बड़े शहर लाइक बेंगलोर में मैंने देखा है कि उसमें बहुत ही स्ट्रिक्टली हर सोसाइटी में होता है कि आपको ड्राई और वेट वेस्ट का अलग से आपने देखा होगा ना, जगह जगह ग्रीन एक डस्टबिन होता है, एक ब्लू डस्टबिन होता है। मतलब कि अगर आप कहीं बड़े उसमें गए होंगे तो आपने देखा होगा, तो अलग अलग डस्टबिन भी लगे होते हैं कि आपको ये कचरा इसमें फेंकना है और ड्राई जो है वो ब्लू में फेंकना है। तो इस तरह से हर सिटी में इंतजाम जो है होना चाहिए। अब हम इसके अंतर्गत एक केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी कौन सी है? अ केस स्टडी रोल मॉडल टू रिस्टोर द इकोलॉजी एंड सेफगार्ड ह्यूमन हेल्थ इन दोराला। अब देखते हैं ये है क्या। बेस्ड ऑन द यूनिवर्सल लॉ, पोल्यूटर्स पेज अ साइलेंट बट स्ट्रॉन्ग एफर्ट टू रिस्टोर द इकोलॉजी एंड सेफगार्ड द ह्यूमन हेल्थ विद पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज टेकन प्लेस इन दोराला नियर मेरठ। मेरठ के पास कोई जगह है जिसका नाम क्या है? दोराला। These efforts are now bearing fruits after a span of years, 3 years, when Meerut-based NGO had developed a model for ecological restoration. यहाँ पे मतलब environment कुछ friendly यहाँ पे कुछ किया गया है जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं। The recent meeting of Dorala Industries officials
NGOs, government officials, and other stakeholders at Meerut has brought out results which usually came out mainly through the court's decision. The powerful logics, authentic studies, and pressure of the NGO has in a way brought a new lease of life to the 12,000 residents of this village. It was, अब देखते हैं इसमें है क्या, मतलब इसमें बिना पुलिस के या बिना गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के यहाँ पे जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन से कुछ हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है. It was in the year 2003 that the pitiable condition of Doralis drew the attention of the civil society. The groundwater of this village, with a population of 12,000 person, was contaminated with heavy metals. ये जो गांव है, इसके जो भी लोग यहाँ का पानी कंज्यूम करते थे, वो पानी में क्या मिला हुआ था? हेवी मेटल्स. मतलब पानी बहुत ही गंदा था इस एरिया का. The reason was that the untreated water of Dorala Industries was leaching to the ground table and was also being used for irrigation. तो दोराला के आसपास कोई इंडस्ट्री थी बड़ी सी, ठीक है ना, तो उस इंडस्ट्री के थ्रू जो गंदा पानी था, अनट्रीटेड जो पानी था, वो अंडरग्राउंड वाटर में मिक्स हो रहा था, जिससे पानी पूरा खराब हो रहा था. और साथ ही साथ इरिगेशन का पानी जो था वो भी खराब हो रहा था. एग्रीकल्चर में जो हम इरिगेशन करते हैं. The activist of the NGO conducted a door-to-door survey of the health status of the residents and came out with the report. इसमें NGO का आपने नाम सुना होगा बहुत बार. NGO जो होते हैं, जो बिना किसी मतलब के लोगों को किसी ना किसी तरह का हेल्प करते हैं, है ना, बहुत सारे डिफरेंट केसेस में. तो NGO ने क्या किया, पूरी स्टडी की और देखा कि यहाँ के लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही गंदा पानी जो है कंज्यूम करने की वजह से. The group reported that 192 deaths in the past 5 years have been recorded in the village due to consumption of contaminated water. मतलब 200 लगभग लोगों की जान जा चुकी गंदा पानी पीने की वजह से. The industry came under pressure due to activism. The organization, the village committee, and people's representative sat together to find out the sustainable solution to this problem. तो इससे क्या हुआ, जो NGO था, जो गांव के लोग थे और जो विलेज कम्युनिटी थी, ये सब के सब आपस में बैठे और उन्होंने कहा कि हमें कोई जो है लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसके लिए खोजना पड़ेगा. The industry showed a keen interest towards checking the deteriorating ecology. और जो प्लस पॉइंट ये था कि जो इंडस्ट्री थी यहाँ पे जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा था, उसके जो ओनर्स थे वो भी तैयार हो गए थे कि हम भी इसमें हेल्प करेंगे कि मतलब किस तरह से सिचुएशन को सुधारा जा सकता है. Then the overhead water tanks capacity in the village was enhanced and a 900-meter extra pipeline was laid to serve potable water to the community. यहाँ पे क्या किया गया, जो भी यहाँ पे हर सोसाइटी में टैंकीज बनी होती है ना, टैंक आपने देखा होगा जिसमें पानी रखा जाता है, वो देखिए मिट्टी वाली टैंकी जो बड़ी बड़ी होती है, तो यहाँ पर भी टैंकी जो बनी होगी उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, ठीक है ना, उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया ताकि वहाँ पे पानी ज्यादा स्टोर हो सके और लोग जो है अंडरग्राउंड वाटर कम यूज करें. एंड देन यहाँ पे 900 मीटर एक्स्ट्रा पाइपलाइन और पाइपलाइन बिछा दिया गया ताकि हर घर तक पानी पहुंचाया जा सके. द सिल्टेड पॉन्ड ऑफ द विलेज हैज बीन क्लीन एंड रिचार्ज बाय द डिसिल्टिंग इट. जो यहाँ का तालाब था जिसमें गंदा पानी भरा हुआ था, रेत ज्यादा थी, उसको क्या किया गया, साफ कर दिया गया, उसमें से रेत निकाल के साफ कर दिया गया. Large quantity of silt was removed, paying way to pure water so that it percolated deep down the aquifers. तालाब जो था जो बहुत गंदा पड़ा हुआ था उसको साफ किया गया ताकि उसमें फ्रेश वाटर फिल हो सके और फ्रेश पानी जितना अंदर जाएगा कंटामिनेटेड वाटर का इफेक्ट उतना ही कम होता जाएगा. Rain water harvesting structures have been constructed at different places which has helped in diluting the contaminants of the groundwater. जगह जगह रेन वाटर, देखो जमीन के नीचे का पानी जो है वो गंदा हो चुका है, कंटामिनेटेड, मतलब उसमें जितना पानी उससे ज्यादा उसमें क्या है, केमिकल्स मिक्स है. तो हमें अब केमिकल का अगर मान लो हमने एक गिलास पानी में 3-4 चम्मच नमक डाल दिया तो क्या होगा, पानी बहुत सॉल्टी हो जाएगा. अब हमें अगर सॉल्ट का इफेक्ट कम करना है तो हम क्या करेंगे, उसमें और पानी ऐड कर देंगे. तो जितना ज्यादा पानी ऐड करेंगे उतना ही सॉल्ट का इफेक्ट कम हो जाएगा. तो वही सेम प्रोसेस यहाँ पे किया जा रहा है कि अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पे कंटामिनेटेड हो गया था, उसमें फ्लोराइड है, जो भी मेटल्स मिक्स हो गए थे जिससे जो काफी हार्मफुल थे. तो उसमें एम क्या था कि जितना ज्यादा हम अंडरग्राउंड वाटर पहुंचाएंगे उतना ही वाटर जो है वो प्योर होगा, उतना ही ज्यादा साफ हो जाएगा. तो इस पर्पस के लिए जगह जगह जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, जैसे टैंक बनाया गया, कुएं बनाए गए, वेल पॉन्ड्स बनाए गए, ताकि जितना रेन वाटर स्टोर होगा उतना ही वो अंदर जाएगा और जो है वाटर जो कंटामिनेटेड हो चुका है उसको बेहतर बनाएगा. देन यहाँ पे 1000 पेड़ लगाए गए ताकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो साफ सुथरा हो सके. तो ये देखो बेसिकली इसमें क्या, ये केस स्टडी है. एक गांव है दोराला जो कि मेरठ के पास था. यहाँ पे एक इंडस्ट्री थी जिसकी वजह से क्या हुआ, उस इंडस्ट्री की वजह से वहाँ का जो पूरा एरिया है काफी पॉल्यूटेड हो गया था. स्पेशली जो अंडरग्राउंड वाटर था वो कंटामिनेटेड हो गया था, मतलब काफी पॉइजनस हो गया था.
अब यहाँ के लोग जो उस पानी को कंज्यूम करते थे और कम से कम 200 लोगों की जानें जा चुकी थी, क्योंकि आपने पढ़ा था ना वाटर बॉर्न डिजीजेज, डायरिया हो गया या बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं इससे। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए एनजीओ, यहाँ के जो लोग थे, जो इंडस्ट्रीज थे, वो आपस में बैठे, बिना किसी कानून पास किए इन्होंने आपस में बैठ के जो है जो भी आपस में इस सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पे जो टैंक था उसकी कैपेसिटी को बढ़ा दिया गया, 900 लंबा और पाइपलाइन यहाँ पे बिछा दिया गया ताकि हर घर में जो है टैप को पहुंचाया जा सके। 1000 पेड़ लगाए गए ताकि यहाँ पे एफॉरेस्टेशन हो, और पेड़ जितने लगेंगे उतना ही पॉल्यूशन यहाँ पे कम होगा, क्योंकि जो पेड़ है वो इनहेल कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। देन यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो था उसको काफी बढ़ावा दिया गया, जगह जगह रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए गए, लोगों को भी प्रोत्साहित किया गया ताकि जो वाटर लेवल है वो बेहतर हो सके और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसमें कंटामिनेशन जो है वो खत्म किया जा सके। तो ये दौराला की केस स्टडी थी, आप समझ में आ गया आपको। सो अगर एग्जाम में आता है कि दौराला जो है वो केस स्टडी किस पर्पज से की गई थी, तो क्या था आपका वाटर, जो कंटामिनेटेड वाटर है, मतलब बेसिकली वाटर पॉल्यूशन के ऊपर है कि कैसे वहां पे वाटर पॉल्यूशन था बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री, और किस तरह से वाटर हार्वेस्टिंग की वजह से, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एफॉरेस्टेशन वहां पे किया गया, एंड देन वहां पे पीपल्स पार्टिसिपेशन की वजह से इस चीज को खत्म किया गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूरल अर्बन माइग्रेशन। रूरल अर्बन माइग्रेशन भी जो है काफी बड़ी समस्या है हमारे भारत के लिए। अब आप सोचेंगे कैसे, तो आप देखते हैं कि हमारे जो शहर होते हैं, मेनली देखो हमारा जो माइग्रेशन होता है वो फ्रॉम कहाँ से होता है, रूरल टू अर्बन एरियाज, एंड बेसिकली ऑफ मेल माइग्रेशन। मेल माइग्रेशन मतलब पुरुष जो है माइग्रेट करते हैं, और क्यों करते हैं, बिकॉज ऑफ लो जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। गाँव में बेरोजगारी है, ठीक है ना, शहरों में तो फिर भी कुछ जॉब मिल जाती है, लेकिन गाँव में बेरोजगारी है, देन डेवलपमेंट नहीं है, तो इसीलिए जो है बहुत सारे गांव के लोग शहरों में माइग्रेट कर जाते हैं। लेकिन जब वो माइग्रेट करते हैं तो उससे बहुत सारी समस्याएं शहरों में स्टार्ट हो जाती है, जैसे इसकी हमें विमेन का मेनली होता है, लेकिन वो रूरल टू रूरल होता है, मतलब एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे शहर होता है शादी के पर्पज की वजह से। लेकिन जो मेल होते हैं, पुरुष जो होते हैं, वो बेसिकली गांव से जितने भी, देखो मैक्सिमम जो पुरुष होंगे आज के टाइम में आपको गांव बिल्कुल खाली ही मिलेंगे लगभग, क्योंकि वहाँ की जो यूथ पॉपुलेशन है वो मेनली माइग्रेट कर गई है किसी न किसी छोटे बड़े शहर में, क्योंकि गांव में वो खेती बाड़ी करना नहीं चाहते। ओल्ड जनरेशन जो है वही है जो थोड़ा बहुत कृषि कर रही है, वरना न्यू जनरेशन जो है वो निकल जाती है, क्योंकि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है वहाँ पे। अब ये रूरल जो अर्बन माइग्रेशन है, इसकी अब हम देखते हैं एक केस स्टडी। Ramesh has been working in contract as a welder on construction site in Talcher in Orissa. He moved with the contractor to various places like Surat, Mumbai, Gandhinagar, Bharuch, Jamnagar and so on. He remits, मतलब ये एक तलचेर आपका कहाँ पर है, ओडिशा में है, और यहाँ से ये जो व्यक्ति है रमेश, ये कहाँ चला गया है, गुजरात। ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, पंजाब, दिल्ली है, ये हमारे पूरे अर्बन डेवलप सिटीज मानी जाती हैं। He remits ₹20,000 per year to his father in his native village. वो हर साल 20,000 रुपए अपने पेरेंट्स को भेजता है, और जो कि उसके घर वाले खाने पीने में, हेल्थ में, स्कूलिंग में, बच्चों की इन सब में यूज करते हैं। पार्ट ऑफ द मनी इज ऑल्सो यूज इन द एग्रीकल्चर, परचेजिंग ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ हाउसेज। बाकी जो पैसा होता है वो लोग किस चीज में, खेती बाड़ी में खर्च करते हैं, कोई जमीन खरीदने में या फिर बिल्डिंग ऑफ हाउसेज। देखा होगा ना, कई लोग जो शहर में चले गए, जब वो वापस आते हैं या दुबई चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं, तो घर जब आते हैं तो बड़े बड़े घर बना लेते हैं, घर भी बनवा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे बचत करके रखते हैं, खाना पीना कंपनी नहीं रहती है, बाकी वो पैसे बचा के लाते हैं जो कि शादी वादी में काम आ जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई में काम आ जाते हैं, घर बना देते हैं, और या तो कोई जमीन खरीद लेते हैं, प्रॉपर्टी। तो ये सारी चीजें काम आती हैं। दस हाँ, तो फॉरन अगर बाहर गए तो फॉरन मनी होते ना, फॉरन एक्सचेंज में वो काम आता है, माना जाता है उसको। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रमेश फैमिली इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली। इससे जो है उसके अब वो खेती बाड़ी में लगा रहता तो क्या होता है, उसको बेनिफिट होता नहीं, तो इसीलिए शहरों में जाके लोग काम करते हैं ताकि उनको थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। 15 years ago the situation was not the same. The family was passing through very मतलब 15 साल पहले उसकी परिवार की जो हालत थी वो काफी खराब थी। ठीक है, तो 15 साल पहले जो है उसकी पूरी फैमिली की कंडीशन जो है बहुत अच्छी नहीं थी, वो लोग काफी सारी जो है समस्याएं फेस कर रहे थे। उसके 3 भाई थे, एंड देयर फैमिली हैड टू सर्वाइव ऑन 3 acres ऑफ लैंड, और उसके पूरी फैमिली कर्जे में डूबी हुई थी, और उसको अपनी पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी 9th क्लास के बाद, एंड बाद में उसकी शादी भी हो गई। Simultaneously he was also impressed by some successful out migrant
अब जैसे गांव में एक आदमी कोई बाहर चला गया है ना, तो उसका पूरा चेंज हो जाता है, रहन सहन का तरीका सब कुछ। तो जब वो गांव में, तो सब उसको मतलब सोचते भी ये गया तो हम भी जाते हैं इसके पीछे। तो वो अपने गांव के कुछ लोगों को देख के बहुत इन्फ्लुएंस हो गया, और उनके साथ साथ वो भी जो है उसने भी सोच लिया कि अब मैं भी बाहर जाके कमाऊंगा। तो वो बाहर चला गया सूरत में, मतलब उसकी पूरी स्टोरी दी हुई है कि किस साल वो कहाँ गया ये सब करके। तो ये लोग आप जो है खुद पढ़ लीजिएगा इसको। तो though the economic condition of Ramesh family at village improved, he is bearing the pain of separation of his near and dear ones. तो मेनली कहने का मतलब क्या है कि ये जो व्यक्ति है, ये बेचारा हर जगह पूरे इंडिया में घूम घूम के नौकरी कर रहा है। कभी यहाँ कोई प्राइवेट जॉब है ना, तो जहाँ उसको बेहतर पैसे मिलते हैं, जहाँ जहाँ उसको कॉन्ट्रैक्टर लेके जाते हैं वो वहाँ चला जाता है, बेहतर पैसे कमाता है, अपनी फैमिली को भेजता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम उसको अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है, अपनी फैमिली के साथ वो अपनी लाइफ नहीं बिता पा रहा। तो ये सारी चीजें हैं। नाउ प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स। अब इन सब चीज़ों से फायदा तो हुआ, लेकिन कुछ समस्याएं भी जो है क्रिएट हो जाती हैं। इन डेवलपिंग कंट्रीज, पुअर, सेमी इलिटरेट एंड अनस्किल्ड लाइक रमेश माइग्रेटिंग फ्रॉम रूरल एरियाज एंड एंड अप परफॉर्मिंग मैनुअल जॉब्स at low wages in informal sector in urban areas. Since wages are very low to support the family at the place of destination, the spouses are left behind in rural areas to look after children and elderly people. Thus, rural-urban migration stream is dominated by the male. मैं क्यों रूरल अर्बन माइग्रेशन मेनली कौन करता है? मेल्स। गांव से शहर का जो प्रवास होता है मेनली कौन करता है? पुरुष करते हैं। औरतें क्यों नहीं करती? देखिए इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि मेल आदमी बाहर चला गया पुरुष घर का कमाने के लिए, तो वो इतने अच्छे पैसे तो नहीं कमा रहे कि वो अपनी वाइफ को भी बुला ले, अपने बच्चों को भी बुला ले, अच्छे घर में अपने उनको रह सके। तो वो लोग वहीं रहते हैं, क्योंकि अगर वो उनको बुलाएगा तो फिर उसको क्या देना पड़ेगा? किराया देना पड़ेगा, रेंट देगा, फिर और बहुत सारी चीजें देगा जो अर्बन एरियाज में काफी महंगी हो जाती है। तो उसका ना कुछ सेविंग हो पाएगी ना कुछ हो पाएगा। तो इससे अच्छा क्या है, गाँव में उनकी झोपड़ी या घर तो कुछ तो कोई रहता ही है, बेस तो रहता ही है। तो वो इससे अच्छा अकेले ही कमाते हैं और सेव करके घर भेज देते हैं। तो इससे क्या होता है कि औरतें गांव में रह जाती हैं और पुरुष जो है वो जगह जगह घूमकर नौकरी करते हैं। अब प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम्स क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन और अर्बन सेंटर इज डिफाइंड इन सेटलमेंट ज्योग्राफी टू डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, ये क्या? चलिए अब हम एक केस स्टडी पढ़ते हैं जिसका नाम है धारावी। स्लम आपने सुना है? स्लम्स झोपड़पट्टियां, ठीक है ना, जो कि परमानेंट सेटलमेंट नहीं होती है, बहुत ही मतलब गरीब लोग उसमें रहते हैं जिनके पास पक्की छतें नहीं होती हैं। Buses merely skirt of the periphery. Auto rickshaws cannot go there. Dharavi is part of the central Bombay where three-wheelers are banned. मतलब सोचिए कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कार जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस का तो दूर से ही बस निकल जाती है, यहाँ पे तीन व्हीलर भी एंटर नहीं कर सकती है। मतलब आप सोचिए कि इसकी जो लेन्स होंगी वो कितनी नैरो होंगी, ठीक है। Only one main road traverses the slum, the miscalled 90-foot road, which has been reduced to less than half of that for most of its length. Some of these sides, alleys, and lanes are so narrow that no. ये आपको पिक्चर दिख रही हुई ना धारावी की? दिख रही है? बुक में नजर आ रहा है आपको? आप देखिए उसमें ऐसा लग रहा है जैसे पूरे डब्बे डब्बे रखे हुए, उसमें सांस लेने की भी जगह नहीं है। बाईसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से पास हो पाती है, क्योंकि देखो आपने इंडिया में सड़क बनाई, जो बड़ी सड़कें होती है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाती है? बिल्कुल पतली हो जाती हैं। तो फिर ये तो और बस्तियों के बीच में है, तो लोगों ने क्या किया वहां पे अपने थोड़ी और एक्सटेंड कर देते ना, बनाते बनाते तो सड़क और पतली हो गई है। द होल नेबरहुड कंसिस्ट ऑफ टेम्परेरी बिल्डिंग 2 or 3 storied with high with rusty iron stairways. अपर पार्ट वेयर सिंगल रूम इज रेंटेड बाय अ होल फैमिली, मतलब कि एक घर में 10-10 लोग रहते हैं कभी एक कमरे में। धारावी में ये हालत है। मुंबई में तो आप जानते हो अमीर से अमीर लोगों को घर नहीं मिलता है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल तो कुछ बन ही नहीं सकता, सब वर्टिकल बन रहा है। तो जो गरीब आदमी है उसके तो वहां पे तो एक कमरे का घर भी, जैसे हमारे लिए यहाँ पे हमें 4,000 5,000 बहुत ज्यादा लगता है, वहां पे तो समझ लो एक कमरे का घर भी आपका 10-12 हजार से कम में नहीं आएगा, या तो उससे भी महंगा ही समझ लो। वहां पे तो ये हालत है। और मतलब उसमें उसी में खाना भी बना लेंगे, शौचालय के लिए वो लोग जाएंगे बाहर, जो कॉमन टॉयलेट होता है वहां पे जाना पड़ता है। तो बहुत ही बुरी कंडीशन है। But Dharavi is a keeper of more secrets than the revulsion it inspires in the rich. A revulsion क्या लिख रखा है? That is in direct proportion uncollected garbage। मतलब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो क्या क्या है? Shadowless, treeless, sunlight, uncollected garbage, stagnant pools of cold water, where is the only careless are the shrinking black crows, कौवे घूमते रहते हैं, समझ रहे हो, जगह जगह पॉलिथीन बिखरी हुई है, गंदा पानी इकट्ठा हो रखा है। फ्रॉम धारावी कम डेलिकेट सेरेमिक्स एंड पॉटरी, एक्विजिट एम्ब्रॉयडरी, जरी वर्क। लेकिन यहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छी जगह पे भी काम करते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है ना, जरी का काम करना,
सोफिस्टिकेटेड लेदर का काम करना, हाई फैशन गारमेंट्स में काम तो करते हैं, लेकिन यहाँ की सिचुएशन अंदर की बहुत खराब है। धारावी वाज एन आर्म ऑफ द सी that was filled by waste largely produced by the people who have come to live there, scheduled caste and poor Muslims. It comprises rambling building of courtyard 20 meters high in place, used for the treatment of hides and tanning. These are pleasant parts, but rotting garbage is everywhere. तो कहने का मतलब बेसिकली ये है, आगे तो उसमें क्या लिखा वो पढ़ा नहीं जा रहा। बेसिकली धारावी एक लिविंग हेल कहा जाता है, जिंदा नर्क। अगर आपको कभी देखना हो, मतलब ये टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। जब से वो मूवी आई थी ना स्लमडॉग मिलियनेयर, नाम सुना है, तब से ये जो है स्लम एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। लोग देखने आते हैं कि भाई ये इतनी गरीबी और इतना पैथेटिक सिचुएशन में लोग कैसे रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ना टूरिस्ट चलो भी धारावी दिखा देते हैं, है ना। तो इसको लिविंग हेल कहा जाता है कि अगर आपको नर्क देखना है जिंदा तो आप धारावी देख सकते हो। कैसे वहाँ पे एक कमरे में इतने लोग भरे रहते हैं, कैसे वहाँ पे शौचालय की कमी है ना। कैसे मतलब पीने का पानी नहीं है, गंदा पानी इकट्ठा है, पॉलिथीन की पूरी वहीं पे लोग रह रहे हैं, वहीं पे पूरा पॉलिथीन गंदगी जमा हो रखी है, बच्चे उसी में खेल रहे हैं, कैसे वो बीमार पड़ जाते हैं। तो मतलब ये सारी, जैसे आप मुंबई एयरपोर्ट लैंड करोगे ना, सब बगल में जिस आपका एयरपोर्ट है वो सॉरी धारावी है। एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है, सबसे बड़ा स्लम एरिया। तो आप एक ये देख सकते हो कि हमारे वहीं मुंबई में जहाँ पे अंबानी जो है उनका दुनिया का सबसे महंगा घर है, वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट हाउस, जिसका नाम एंटिलीज है। वही एंटिलीज वहाँ पे कुछ दूरी पर ही सबसे गरीब बस्ती है दुनिया की, मतलब सबसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम है। तो ये धारावी के बारे में बताया गया कि मतलब कैसे मतलब कितनी प्रॉब्लम, मतलब एक शहर में आप देखिए तो वहीं पे एक तरफ बहुत ही ज्यादा अमीर लोग रहते हैं, एक तरफ बहुत ही ज्यादा गरीबी है। तो यहाँ के लोग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम झेलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि स्लम्स में प्रॉब्लम क्या क्या होती है। तो इस पेज को निकालो, ये है पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर है ये, 143। 143 पर आओ और इसका नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। इनको आप जरा अच्छे से वह पढ़ लीजिएगा, जिससे पूछ सकते हैं झुग्गी झोपड़ियां स्लम्स की प्रॉब्लम क्या होती है। तो स्लम्स आर रेसिडेंशियल एरियाज ऑफ द लीस्ट चॉइस, मिला आपको। सेकंड पैराग्राफ है, डिलेपिडेटेड हाउसेस, पुअर, डिलेपिडेटेड मतलब टूटे फूटे घर होते हैं, पुअर हाइजीनिक कंडीशन, पुअर वेंटिलेशन, सांस लेने की भी जगह नहीं होती है, लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज, लगता है पीने का पानी, लाइट, टॉयलेट फैसिलिटीज कुछ भी नहीं होता है। एरियाज आर ओवर क्राउडेड, पतली सड़कें होती हैं, अगर एक बार आग लगी तो बचना मुश्किल हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वर्क्स इन लो पेड, हाई रिस्क प्रोन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ के जो लोग होते हैं वो कम सैलरी वाली नौकरियां करते हैं, अनऑर्गेनाइज करते हैं। अनऑर्गेनाइज मतलब पता है ना, जिसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होते हैं। जैसे हम लोग नौकरी कर रहे हैं वो क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है। इसमें मतलब सारे रूल्स रेगुलेशन सब सरकारी लिखे हुए हैं, लेकिन प्राइवेट में भी ऐसा ही होता है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। लेकिन जो जैसे मजदूरी काम कर रहे हैं, वर्कर का काम कर रहे हैं, तो वो सब क्या हो जाते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। तो रिस्क वाली, इसलिए आपने सुना पटाखे वाली फैक्ट्री में काम करना या फिर खतरनाक फैक्ट्रीज में काम करना। एक बार आपने दिल्ली का नहीं किसी का, तभी कुछ सालों एक साल पहले ही, जहाँ पे एक ही जगह पे 30 लोग एक रूम में बैठ के काम कर रहे थे, क्या वो बना रहे थे, कपड़े की बुनाई नहीं होती, रजाई वजाई, और उसी में तनी कैसे आग लग गई और सब के सब उसी में जल गए, कोई नहीं बचा, क्योंकि एक छोटा सा कमरा था। जबकि ये लीगली अलाउ नहीं है कि आप एक छोटे से कमरे में इतने लोगों को बैठा के काम करवाएं। और आप जानते हो चांदनी चौक का शायद एरिया था, कौन सा एरिया था, जहाँ पे बिल्कुल निकलने तक की जगह नहीं थी। वहाँ पे तो एक आदमी भी एक टाइम भी जा सकता है। तो इसी तरह की कंडीशन यहाँ भी रहती है। सो दे आर, जो यहाँ के लोग होते हैं वो अंडर नरिश होते हैं, बच्चे स्पेशली, उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, और वो प्रॉपर एजुकेशन भी नहीं ले पाते हैं। और जब एजुकेशन नहीं लेते हैं तो छोटी छोटी उम्र के बच्चे क्या करते हैं, ड्रग लेते हैं, एल्कोहलिज्म, क्राइम, चोरी करना, वेंडलिज्म, भाग जाना, एस्केपिज्म, एपैथी एंड अल्टीमेटली सोशल एक्सक्लूजन, मतलब सोसाइटी से वो अलग थलग हो जाते हैं। ठीक है ना। तो जितने भी ये लोग शहर में रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ियों में, तो वो जब उनको चीजें नहीं मिल पाती तो वही जो है उल्टे सीधे काम करते हैं और गलत चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। एंड लास्ट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब समझते हो, बस एक लास्ट टॉपिक बचा, इसको सुन लो। लैंड डिग्रेडेशन मीन्स जब लैंड जो होता है, भूमि जो होती है, उसकी फर्टिलिटी की जो कैपेसिटी होती है वो क्या हो जाती है, डिक्लाइन। बोथ ऑफ यू कंसंट्रेट हियर, रोहित एंड पंकज। सो जब लैंड की उर्वरक शक्ति या जो उपजाऊपना होता है, जो फर्टिलिटी होती है, जब वो कम हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि लैंड आपका क्या हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है।
So whenever there is decline in the quality of the soil and the land, it means land is degraded. और land degradation होता क्यों है? Because of soil erosion, water logging, salinization and alkalization of land. ठीक है? एसिडिक, समहाउ जब सॉइल में एसिडिक पीएच वैल्यू जब उसकी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तब land is degraded and productivity declines. Land degradation is generally understood either as a temporary or permanent decline in the productive capacity of the land. ठीक है ना, आप उसमें खेती करो, बंजर होते ना, बंजर कहते हैं कि सॉइल लैंड जो है वो बंजर हो गया, मतलब कि अब उसमें प्रोडक्टिव कैपेसिटी नहीं बची है. अब ये सब आप थोड़ा पढ़ सकते हैं. तो वो एरियाज जहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, मतलब पानी का जमाव होता है, जहाँ पे मिट्टी में सॉइल में नमक हो जाता है, सैलिनिटी हो जाती है या फिर एल्कलिनिटी हो जाती है, तो वो सारी भूमियाँ क्या हो जाती हैं? बंजर हो जाती हैं. और उसके रीजन क्या है? ह्यूमन. नेचुरल तो होते हैं बट नेचुरल से ज्यादा क्या होता है? ह्यूमन फैक्टर, सच एज शिफ्टिंग कल्टीवेशन करना, देन प्लांटेशन क्रॉप्स. और जब हम जंगलों को वो क्या करते हैं? पेस्चर, जानवरों को एक जगह चराते हैं पेस्चर के लिए, माइनिंग, इंडस्ट्रियल वेस्टलैंड, ये सारे जो एक्शन होते हैं, माइनिंग करना, एग्रीकल्चर गलत तरीके से करना, ये सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से जो भूमि होती है वो खराब हो जाती है. कुछ इंडस्ट्रीज होती है जो अपना कचरा, जैसे हार्मफुल कचरा जो होती है उठा के जमीन पे फेंक देती है, तो वो जमीन, जब बारिश होती है तो जमीन में वो केमिकल्स एंटर कर जाते हैं और जमीन को क्या बना देते हैं? अनप्रोडक्टिव. इसी तरह की हम केस स्टडी पढ़ते हैं लास्ट, जिसका नाम है झबुआ. बहुत इंपॉर्टेंट है. झबुआ एक जिले का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में है. कहाँ पे है? क्या नाम है एरिया का? ये गांव है. इट इज इनफैक्ट वन ऑफ द 5 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री. हम जिसकी भी केस स्टडी पढ़ते हैं तो ये समझ लीजिए कि केस स्टडी किसी इंपॉर्टेंट कोई ना कोई गवर्नमेंट प्लान के अंडर में है, इसलिए हम उसको पढ़ रहे हैं. ठीक है. तो झबुआ जो है एक बहुत ही बैकवर्ड एरिया है मध्य प्रदेश का. वैसे मध्य प्रदेश पूरा ज्यादा से ज्यादा बैकवर्ड ही है क्योंकि वहाँ पे पठार क्षेत्र है, पानी बहुत ही कम रहता है. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स. कौन सा ट्राइब रहती है यहाँ पर? भील्स. द पीपल सफर ड्यू टू पॉवर्टी, क्योंकि यहाँ पे रिसोर्स की कमी है, ना यहाँ पे जंगल है, ना यहाँ पे प्रॉपर लैंड है. लैंड मतलब लैंड प्रोडक्टिव नहीं है और जंगल भी नहीं है. द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स funded by both the ministries of rural development and agriculture, government of India, have been successfully implemented in Jhabua district, which has gone a long way in preventing land degradation and improving soil quality. तो यहाँ पे किन दो मिनिस्ट्रीज ने काम किया है? रूरल डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर, दोनों मिनिस्ट्रीज ने काम किया है. और कौन सा प्लान इंट्रोड्यूस किया यहाँ पे? वाटरशेड मैनेजमेंट. ठीक है, जिससे कि यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन को रोका गया है, भूमि जो खराब हो रही थी उसको रोका गया है, एंड सॉइल क्वालिटी को बेहतर बनाया गया है. क्या काम हुआ यहाँ पे? उसके अंतर्गत क्या किया गया? यस, देखो झबुआ जैसी नाम आए समझ लेना कि यहाँ पे लैंड, क्योंकि हमने इसको किसके अंडर में पढ़ा है? लैंड डिग्रेडेशन के अंडर हम पढ़ रहे हैं. इसका मतलब यहाँ की जो लैंड थी उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो चुकी थी, लैंड डिग्रेड हो चुका था, अब उसको बेहतर करना है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लैंड डिग्रेडेशन को कम किया गया, प्रिवेंट किया गया, और सॉइल क्वालिटी को बेहतर बनाया गया. तो दो चीजें याद रखना, प्रिवेंटिंग लैंड डिग्रेडेशन एंड इंप्रूविंग सॉइल क्वालिटी. वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स acknowledge the linkage between land, water and vegetation and attempt to improve livelihood of the people. जहां भी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चलाया जाता है वहां पे तालमेल बैठाया जाता है बिटवीन वाटर, जो भी उस एरिया में वाटर अवेलेबल है, लैंड अवेलेबल है, और जो वहां का वेजिटेशन है. ठीक है, इन तीनों ही चीजों को वहां पे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है. अगर पानी नहीं है तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, या फिर जिस तरह से भी वहां पे रेन जो है पानी की जो एक रिजर्व है उसको बढ़ाने की वहां पे इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है. लैंड अगर वहां पे बंजर है या फिर खराब हालत में तो उसको वापस ठीक करने की कोशिश की जाती है, और वहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाने की कोशिश की जाती है. ये तीन चीजें, एफॉरेस्टेशन मतलब वेजिटेशन, देन लैंड इंप्रूवमेंट एंड वाटर अवेलेबिलिटी, ये तीन चीजें वहां पर की जाती है जहां भी वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम चला जाता है. एंड थ्रू सरकार की हेल्प से नहीं, किससे? सरकार तो होती है बट विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, लोग इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं. In the past 5 years, the programs funded by the Ministry of Rural Development alone
has treated 20% of the total area under Jhabua district. ठीक है, तो ये जो प्रोग्राम था चलाया गया इम्प्लीमेंटेड बाय राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट, इसमें 20% जो झबुआ का एरिया है जो कि खराब हो चुकी थी जमीन, उसको वापस से क्या कर दिया गया है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया है जिसपे खेती बाड़ी हो सकती है. The Petla ward block of Jhabua is located in the northernmost part of district and represents an interesting and successful case of government NGO participation and community participation in managing watershed program. तो ये जो झबुआ है इसका जो पेटला वार्ड ब्लॉक है, क्योंकि गांव जो एक डिस्ट्रिक्ट होती है ब्लॉक्स में डिवाइड होती है, तो यहाँ पे काफी सक्सेसफुल मिला है. द व्हील्स इन पेटला वार्ड ब्लॉक फॉर एग्जांपल through their own efforts have revitalized large parts of common property resources. Yes, watershed management जैसे मैंने आपको बताया, ये ऐसे एरिया को देखते हैं जहाँ की कंडीशन बहुत ही बैकवर्ड है. अब वहाँ पे बैकवर्डनेस क्यों है? बेसिकली बैकवर्ड वही एरियाज होते हैं जहाँ पे, अगर पहाड़ी एरिया तो हिली एरियाज हो गया, अलग चीज है, लेकिन अगर प्लेन एरियाज, बैकवर्ड बेसिकली वही एरिया में जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ का लैंड खराब है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है. ये 3 प्रॉब्लम होती है. तो इन 3 चीजों को वहां पर कलेक्टिवली एक साथ इंप्रूव किया जाता है. ठीक है, पानी सपोज वहां पे कहीं आसपास से रिवर जा रही है तो उसके थ्रू कैनाल बनाना, या फिर वहां पे पॉन्ड तैयार करना जो है पब्लिक. अब जिसने वो पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं वो, अन्ना हजारे का गाँव कौन सा था, कौन सा गाँव था वो जिसके अहमदनगर वाला, रालेगांव सिद्धि, तो वहां पे तो वाटरशेड मैनेजमेंट था. तो वाटरशेड मैनेजमेंट कुछ ये मत सोचो कि वहां पे डैम बनाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं. वहां पे पब्लिक की पार्टिसिपेशन से ही छोटी छोटी चीजें कर कर, अगर सूखाग्रस्त है तो वहां पे हर घर वालों के घर फैमिली को बोला जाएगा कि आप अपने घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाओ. आप गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर मत रहो कि हम आपको टैप वाटर पहुंचाएंगे. तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाना, जगह जगह गड्ढा खून देना, डिप्रेशन बना देना, ताकि बारिश हो तो पानी उसी में स्टोर हो जाए. ठीक है ना. अरे तो पीओगे तो कम से कम इरिगेशन के तो काम आएगा, सिंचाई के काम आएगा. नहीं हो जाता है, मतलब अब देखो सक्सेस मिली तो थी वहां पे रालेगांव सिद्धि में. अगर बंजर एरिया है तो उसको इम्प्रूव करना. ठीक है ना. अब वो कई तरीके प्रोसेस होते हैं, तो उसके थ्रू जो है सॉइल को बेहतर, उसमें कई चीजें मिला जुला के उसको बेहतर बनाने की सरकार जो है कोशिश करती है, तो वो किया जाता है. अब चेक डैम्स बनाना, घरों पर ही नहीं, जगह जगह चेक डैम बनाना. आपको पता है कि बारिश होगी तो यहाँ से पानी गिरता है तो वेस्ट ना, तो वहाँ पे चेक डैम बना देना, कुआं बना देना, टैंक बना देना, ये सब रेन वाटर हार्वेस्टिंग वाले काम करना. देन वहाँ पे जितने हो सके पेड़ पौधे लगाओ. ये सारी चीजें होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, सॉरी वाटरशेड मैनेजमेंट में. जैसे आपने अरवादी पानी सेंसर सुना था, नीरू मीरू सुना था, हरियाली, तो ये सब क्या है, ये पब्लिक की पार्टिसिपेशन से ही यहाँ पे हरा भरा किया गया, पानी पहुंचाया, पानी की अवेलेबिलिटी को इंक्रीज किया गया, क्योंकि आप पानी हर जगह से इलाके थोड़ी पहुंचा दोगे. ठीक है. क्या हुआ? इसमें हंसने वाली बात नहीं है. वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास जो है घरों में, आप सोचिए कि अभी आप जानते हो दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, दुनिया में क्या कंडीशन है वो भी आप जानते नहीं हो. बहुत ज्यादा गरीबी है, हमें सब कुछ मिल जाता है आसानी से, नहीं तो लोग आप जानते हो कि कहाँ से खाते हैं, क्या करते हैं, आप नहीं जानते. ईच हाउस होल्ड प्लांटेड, देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसलिए कह रही हूँ पढ़ लो अच्छे से, कहीं नौकरी मिल जाए, किस्मत बन जाएगी. हाँ, नहीं तो यहीं पे 1400 कितने 50 1651 तुम्हें हो जाओगे वहीं पे लाइन लगा के डब्बा लेके. ठीक है. नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसे तुम लोग तो मेहनती बच्चे हो. कौन से देश में, कौन सी कंट्री में, किस कंट्री में जाना है? सिंगापुर. ये तो बहुत अच्छी बात है, आप सिंगापुर और आप एचएम ना होटल मैनेजमेंट, सिंगापुर के किसी होटल में अच्छे में आप मतलब शेफ बन जाए हैं. अरे सब हो जाता है, इंग्लिश में सब आ जाती है, इंग्लिश कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है. पहले सुन लो, दूसरा सिंगापुर की बात कर लेंगे. ईच हाउस होल्ड प्लांटेड एंड मेंटेन 1 ट्री ऑन द कॉमन प्रॉपर्टी. कॉमन प्रॉपर्टी से ना खेत खलिहान होते हैं, वहां पे हर फैमिली ने एक पेड़ उगाया, ग्रो किया,
दे हैव ऑल्सो प्लांटेड फॉडर ग्रास ऑन द पेस्चर लैंड, जहाँ पे भी अपने चरवाहों को खिला खिला उन्होंने घासों को वो कर दिया था, वहाँ पे जो है पेड़ पौधे लगाए गए। देन फेंसिंग की गई, मतलब कि भाई बारी बारी यहाँ पे हम अपने चरवाहों को लेके आएंगे, मतलब गाय भैंसों को खिलाने के लिए एक साथ नहीं पूरा घास खत्म कर देंगे। Then even after that they say there would be no open grazing on these land but stall feeding of cattle, but stall मतलब कि अब उनको ला ला के उनके जगह पर ही खाना दे देंगे कि मतलब खा लो यहीं पे घास। And they are thus confident that the pasture they have developed would sustain their cattle in future। तो 3 साल तक लोगों ने ये सब किया है, तब जाके वहाँ पे बेहतर नतीजा आया झुकुआ में। An interesting aspect of this experience is that before the committee embarked upon the process of management of the pasture, there was encroachment on this land by a villager from an adjoining village. The village is called the तहसीलदार। ये सब इतना मैं नहीं बताऊंगी, इसको आप खुद रीड कर लीजिएगा। So basically ये जो चैप्टर है आपका फिनिश होता है। अब आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हो, देख रहे हो 12.4 एंड 12.5। देखिए लोग कैसे मतलब अपनी मेहनत करें। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन फॉर लैंड लेवलिंग इन कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज इन झबुआ, जमीन को बराबर कर रहे हैं। अभी बता रही हूँ, ट्री देख तो रहे हो, ये क्या बोलते हैं अपने ऑक्सिस को लेके ना उसको खोद रहे हैं जमीन को, फिर उसको लेवल कर देंगे। ट्रीज देखो जगह जगह पेड़ उगाए गए 12.4 में देखिए, है ना। राजीव गांधी मिशन फॉर वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पे 20% एरिया को हरा भरा कर दिया गया था और उसको उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया गया था। तो इस चैप्टर में आपको वाटर पोल्यूशन पढ़ना है, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। लेकिन जो आपका लैंड पोल्यूशन से आगे काफी इंपॉर्टेंट चीजें आ गई हैं, जैसे आपने एयर वाटर, ये तो आप पढ़ ही लोगे, नॉइज पोल्यूशन की इनके सोर्सेज क्या है और कौन सी बीमारियां होती हैं, ये आता ही आता एग्जाम में। देन आप बताओगे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, हाउ इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द अर्बन एरियाज। उसमें आप वो पूरा पैराग्राफ नोट डाउन करोगे कि अर्बन एरियाज कंजेस्टेड होते हैं, ओवरक्राउडिंग, ये सब। देन सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज अ सीरियस प्रॉब्लम, एंड सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल में आता क्या क्या चीजें, जैसे आपको बताया ना मैंने, ग्लास वेयर, ब्रोकन सीडी, फ्लॉपीज, वो सब आप लिखना पड़ेगा। फिर आप लिखोगे इनसे कौन सी बीमारियां होती हैं, इनको प्राइवेट और जो गवर्नमेंट लैंड होते हैं उस पर कैसे डंप कर दिया जाता है विदाउट ट्रीटमेंट, कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन सी सिटीज में इसको 90% जो है डिस्पोज कर दिया जाता है और छोटे शहरों में 40 to 50% डिस्पोज नहीं हो पाता है, जो कि इधर बिखर जाता है, लिटर हो जाता है और उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये सारी चीजें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ेगी। देन धारावी की केस स्टडी, दौराला की केस स्टडी, दौराला की स्टडी हमने किसमें की है, अंडर वाटर पोल्यूशन। देन झबुआ की केस स्टडी हमने किसमें की है, अंडर लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें वाटरशेड मैनेजमेंट लाया गया। ये सब आता है कि झबुआ किस चीज में एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है ना, कि झबुआ जो है किसमें केस स्टडी हुई है, तो उसकी हुई है वाटरशेड मैनेजमेंट में। देन धारावी, धारावी किसका एग्जांपल है, स्लम का, ठीक है ना। तो ये आपका जो सिलेबस है वो अब क्या हो गया,